हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू कम्पीट इंडिया यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टरी मैक्रोइकॉनॉमिक्स के चैप्टर 1 को। ये बेसिकली पार्ट 2 है। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, इन्वेस्टमेंट को और उसके टाइप्स जानने की हम कोशिश करेंगे, इन्वेस्टमेंट कितने टाइप्स की होती है, और साथ ही साथ हम डेप्रिसिएशन को भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट को, और हम उसके डिफरेंस जानने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सबसे थर्ड जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इस वीडियो लेक्चर को लेके आ रहा हूँ मैं सुमित रावत। तो चलिए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के डिस्कशन के साथ, जिसे हिंदी में उत्पादन के कारक भी कहा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इनपुट्स होते हैं, वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। इसके आप नाम से भी समझ सकते हैं, मतलब मीन्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी वो फैक्टर जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करेंगे। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, बट जो बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो केवल 4 ही होते हैं, जो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली जो लैंड होता है, जो फर्स्ट है, उसका अर्थ केवल लिटरल लैंड मीनिंग से ही नहीं है। इसका मतलब वो वर्क इस पे जहाँ पे भी आप अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करोगे। यदि आप सर्विसेज प्रोवाइड करें तो आपके जो ऑफिस है वही आपके लिए लैंड की कैटेगरी के अंदर आएगा। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग करें तो जहाँ भी आपने प्लांट एंड मशीनरी फिट कर रखे हैं, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो लैंड कैटेगरी के अंदर में आएगा। दूसरा है लेबर। लेबर मीन्स जो भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको, यदि आप फॉर्म हो तो आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपनी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, वो आ जाएगा लेबर के अंदर, जिसके बदले उसे मिलेगा वेजेस। और लैंड के बदले में जो फैक्टर सर्विसेज मिलती है, फैक्टर जो पेमेंट मिलती है वो मिलती है रेंट। लेबर के बदले में मिलती है वेजेस। तीसरा है दोस्तों कैपिटल। कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, पूंजी। कैपिटल मीन्स पूंजी, यानी जो भी आपने अपने बिजनेस में पूंजी लगा रखी है, जिसके जरिए आप अपना प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है कैपिटल। किसी भी बिजनेस को करने के लिए दोस्तों कैपिटल की मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होती ही होती है। बिना किसी अमाउंट के इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी कैपिटल के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन के लिए आपके जो कैपिटल हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल किसी बिजनेस के ज़्यादा लगती है और किसी बिजनेस से कम लगती है। जैसे सर्विसेज के लिए कैपिटल की ज़रूरत कम होती है, पर ऑन द अदर हैंड यदि आप बात करोगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो उसके लिए आपको कैपिटल बहुत अधिक चाहिए होती है। अब दोस्तों चौथे पॉइंट को समझ लेते हैं, जो है एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर वो इंडिविजुअल होता है जो कि बिजनेस में एक नया आइडिया क्रिएट करता है, और वो जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिस्क को बियर करता है। जब रिस्क को बियर करता है तो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी वही एंजॉय करता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, एक बिजनेस में इनोवेशन करता है। अब आपको मन में डाउट आ रहा हो कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली बिजनेसमैन जो होता है वो इतना इनोवेशन नहीं करता है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। पर एंटरप्रेन्योर का मेन मोटिव प्रॉफिट तो होता है साथ में, पर वो इनोवेशन भी करता है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट एंड इस टाइप के। तो देखो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हो, यानी आपने वो प्रोसेस है जिसमें आप अपने कैपिटल स्टॉक को बढ़ाते हो। कैपिटल स्टॉक को बढ़ाते मतलब कैसे, यदि आपकी अगर 1 जनवरी को कैपिटल 20,000 है और आपकी 31 दिसंबर को कैपिटल 30,000 हो गई, तो ये आपने क्या करी है, इन्वेस्टमेंट करी है अपने फॉर्म में, आपने इन्वेस्टमेंट करी है 10,000 की। ठीक है, तो कैपिटल एक वन ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मैंने आपको डिस्कस करा, जैसे कैपिटल एक पीछे इसमें कि वन ऑफ द फैक्टर ऑफ डिस्कशन होते, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो कैपिटल स्टॉक जो बेसिकली जितना ज़्यादा आपका कैपिटल स्टॉक होगा उतना ज़्यादा ही आप प्रोडक्शन कर पाओगे। जैसे मान लीजिए जितना आपके पास प्लांट एंड मशीनरी होगी किसी भी बिजनेस में, आप उतना ज़्यादा ही आप गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाओगे। यानी लार्जर द कैपिटल स्टॉक मीन्स लार्जर द प्रोडक्शन। और प्रोड्यूसर हमेशा ट्राई करेगा अपने स्टॉक को बढ़ाने की, क्योंकि वो जब जितना ज़्यादा वो अपना स्टॉक बढ़ाएगा उतना ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर पाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और उतना ही ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा पाएगा। थैंक यू। चलिए दोस्तों, अब हम इस इक्वेशन को समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए दोस्तों, 1 जनवरी 2020 के दिन आपकी जो कैपिटल थी वो थी 20,000 और 31 दिसंबर, मान लीजिए 31 दिसंबर 2020 को आपकी जो कैपिटल है वो है 30,000, वो बढ़ के हो गई 30,000। अब आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है 1 जनवरी को। तो आपके जो इन्वेस्टमेंट होगा बेसिकली, इसे अगर हम इक्वेशन 1 मान लें और इसे हम इक्वेशन 2 मान लें, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 1,
यानी 30,000 माइनस 20,000, यानी आपने जो इस साल जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है ना, वो दोस्तों आपने करी है 10,000 की। और यही बेसिकली उस इक्वेशन में भी था। अब दोस्तों जब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट को और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, तो ये दोनों आपके बन जाती है पूरे साल भर की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो कि होता है चेंज इन कैपिटल, यानी आपने साल के एंड में कितना चेंज करा है कैपिटल में, वो ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा। मान लीजिए आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी जो कैपिटल थी इनिशियल, मतलब साल के स्टार्टिंग में वो थी 20,000, और साल के एंड में होते होते वो 30,000 रुपये। तो यानी आपने मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी, आपके कैपिटल में चेंज कितना है, वो है 10,000 रुपये का। तो वही है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। अब आप दोस्तों पिछले क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल गुड्स, तो आप उसको कैपिटल से कंफ्यूज मत कर लेना। वो कैपिटल गुड्स से मात्र फिक्स एसेट, मतलब जो भी फिक्स एसेट होती है वो ही केवल कैपिटल गुड होते हैं। और आप कैपिटल, इस बार की जो हम पढ़ा रहे हैं कैपिटल, उसको आप कंफ्यूज मत कर लेना पिछले जो हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा था प्रोड्यूसर गुड्स को, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स भी इससे डिफरेंट होते हैं। देखो प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं बेसिकली उसमें रॉ मटेरियल आता है, इक्विपमेंट आता है, पर उसमें आप ये देखोगे इन्वेंट्री का आइटम नहीं आता, उसमें फिनिश गुड सेमी फिनिश गुड नहीं आते। तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर लेना कि हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब प्रोड्यूसर गुड में इन्वेस्टमेंट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कैपिटल जो है, पूंजी जो है, उसका जो एरिया है, वो स्पेस है, वो बड़ा है प्रोड्यूसर गुड्स से भी और कैपिटल गुड्स से भी। जो एक कैपिटलिस्ट होता है, जब वो इन्वेस्टमेंट करता है, जब पूंजीपति इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कैपिटल गुड्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है और साथ ही साथ अपने रॉ मटेरियल में भी इन्वेस्टमेंट करता है, और उसकी जो इन्वेंट्री में, जो उसके माल सूची में, जब उसके जो फिनिश गुड होते हैं और सेमी फिनिश गुड होते हैं, वो भी उसके इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का हिस्सा हो जाता है। यानी इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटलिस्ट की जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसका दायरा प्रोड्यूसर गुड्स के और कैपिटल गुड्स से बड़ा होता है। यानी वो दोनों में इन्वेस्टमेंट करता है, वो कैपिटल गुड में भी इन्वेस्टमेंट करता है, प्रोड्यूसर गुड्स में भी इन्वेस्टमेंट करता है, प्लस फिनिश गुड और जो सेमी फिनिश गुड होते हैं वो भी उसके इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट होता है। यानी उसके एक कैपिटल का जो है उसका पार्ट होता है। और जब कैपिटल चेंज हो जाएगी तो दोस्तों क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस स्लाइड में दोस्तों हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में हम डिफरेंस देखेंगे कि ये इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है तो दोस्तों आपने डेप्रिसिएशन तो जरूर पढ़ा होगा। यदि आपने डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ा तो मैं आपको आसान शब्द में बता देता हूँ। यदि जो भी आपकी फिक्स एसेट होती है ना, उसे आप रख रखाव में जैसे 10-20 साल आपने उसे यूज़ कर लिया, तो उसकी वैल्यू जो है गिर जाएगी। यदि आपने मान लीजिए फ्रिज लिया था 1 लाख रुपए का, तो 10 साल बाद जो उसकी वैल्यू वो मात्र 20,000 रह जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका कार होता है। मान लीजिए आपने शोरूम से जो कार ली थी, वो ली थी आपने 20 लाख की, तो अगले 10 साल बाद उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, मात्र मान लीजिए 5 लाख हो गई। तो यानी उस जो ये 15 लाख का जो कमी हुई है ना दोस्तों, इसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। आप इसका अगर देखिए डेफिनेशन देखिए, इसकी डेफिनेशन होती है रिडक्शन ऑन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट ड्यू टू वियर एंड टीयर ऑफ द एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड, इसमें फिक्स एसेट भी आप जोड़ लीजिए, इन फिक्स एसेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। क्योंकि हम फिक्स एसेट को ही लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं और बाकी एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं कर पाते। तो वियर एंड टीयर मतलब रख रखाव में जो आपका जो आपकी वस्तु है जो खराब हुई है, तो वही दोस्तों डेप्रिसिएशन होती है। ये आपकी वस्तु की वैल्यू में जो कमी आई उसे ही दोस्तों डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसे घिसाव भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, दूसरा अब हम बात कर लेते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। मैंने आपको पहले ही डेप्रिसिएशन इसलिए पढ़ाया ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दोस्तों, जितना भी आप टोटल एक्सपेंडिचर करोगे फिक्स एसेट पे और अपनी इन्वेंट्री में, वही ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बस जब अपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से आप डेप्रिसिएशन घटा दोगे, मतलब आपकी जो फिक्स एसेट में की वैल्यू कम हुई है रख रखाव की वजह से, तो वो आपका बन जाएगा नेट एसेट, सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट, वो आपका बन गया नेट इन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको इसको अच्छे से एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। तो चलिए दोस्तों इसे एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट साल 2020 में, इन्वेस्टमेंट यानी चेंज इन कैपिटल, ठीक है, 2020 में थी 30,000। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है आपकी, आपने सारी इन्वेंट्री और फिक्स एसेट में 30,000 रुपये लगाए।
फिर आप आपकी नेट इन्वेस्टमेंट हो गई। नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगी, उससे पहले हमें डेप्रिसिएशन का पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन यानी आपके फिक्स एसेट में 5,000 रुपये की कमी हो गई, 5,000 रुपये की कमी हो गई। ठीक है, तो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगी, 30,000 माइनस 5,000, जो कि बेसिकली आपका दोस्तों होगा 25,000 रुपये। यानी 25,000 रुपये की आपकी जो है नेट इन्वेस्टमेंट है। यानी आपके पास जो अब कैपिटल में है, मतलब जो आपने कैपिटल चेंज करा है नेट, वो है 25,000 रुपये, क्योंकि 5,000 तो आपका वीआर एंड टीयर में खराब हो गया। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में दोस्तों हम स्टॉक एंड फ्लो को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक को हिंदी में भी स्टॉक ही कहा जाता है और फ्लो को हिंदी में प्रवाह कहा जाता है। तो बेसिकली ये ना इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। इसको मैं अब आपको समझाता हूँ कि कैसे ये टर्मिनोलॉजी है केवल। तो मीनिंग ऑफ स्टॉक क्या, मतलब स्टॉक का मतलब क्या है। देखो, स्टॉक जो है उस क्वांटिटी को, जिस भी क्वांटिटी को हम मेज़र करेंगे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे हम कह देंगे ये स्टॉक है। और जिस भी क्वांटिटी को हम जो कहते हैं ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे किसी भी चीज़ को, तो उससे हम कहेंगे ये फ्लो है। अब आप मान लीजिए 2020 को फरवरी के अकाउंट में थे 20,000 रुपये। अब आप जब अपने अक्टूबर में आप जाएंगे और चेक करेंगे कि आपके बैंक अकाउंट में कितना है, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में है 30,000 रुपये, तो ये वैल्यू जो है ये हो गई स्टॉक। ये स्टॉक क्यों है, क्योंकि आप मान लीजिए आपने बैंक अकाउंट का पैसा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में तो देखोगे ना। अब ऐसा नहीं कि आप रोज़ रोज़ वो फ्लो हो रहा है, आप किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ही चेक करोगे, और ये पॉइंट ऑफ टाइम ही है जिसमें आप जाके अपना पैसा केवल चेक करते हो। ऐसे नहीं कि आप मतलब डेली डेली जाके फ्लो हो रहा है कुछ, नहीं, कुछ भी फ्लो नहीं है। मैं आपको फ्लो से समझाता हूँ कि फ्लो कैसे इससे डिफरेंट है। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है 20,000 रुपये है, ठीक है, और आपका डेली एक्सपेंडिचर कितना है 200 रुपये, यानी ये प्रतिदिन चल रहा है। प्रतिदिन आपका एक्सपेंडिचर 2,000 रुपये चल रहा है। इसको मैं एक एग्जांपल और देता हूँ फ्लो का, वो है आपका इंटरेस्ट ऑन आपके बैंक डिपॉजिट। इंटरेस्ट आपके बैंक डिपॉजिट में कितना आपने को इंटरेस्ट मिलता है। तो देखो दोस्तों, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है ना बैंक से, वो बेसिकली क्वार्टरली मिलता है। अगर आपने 20,000 रुपये बैंक में रखे तो आप पर क्वार्टर में आपको 20,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आपने 3 महीने होने से पहले, यानी आपने दूसरे महीने में अपना पैसा अगर बैंक से निकाल लिया, तो दोस्तों आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, आपको इंटरेस्ट कट के मिलेगा। तो यानी यदि आपको 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए तो आपको डेली बेसिस पे आपको अपना पैसा वहाँ रखना ही पड़ेगा। मतलब 3 महीने तक तो बिल्कुल फ्लो होगा, वहीं रहना ही चाहिए। प्रोडक्शन भी जो है फ्लो का एक हिस्सा है, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ये डेली बेसिस पे होता है। ये कोई ऐसा नहीं कि आप कंजम्पशन एक दिन करेंगे, आपको रोज़ कंजम्पशन करना है। और दूसरा, अब हम समझ लेते हैं कि स्टॉक के एग्जांपल कौन से, जैसे कैपिटल हो गया, क्वांटिटी ऑफ मनी हो गया। क्वांटिटी ऑफ मनी को किसी पॉइंट ऑफ टाइम में चेक करते हो। अब दोस्तों हम स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस देख लेते हैं। तो ये क्योंकि इसे डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हम डिस्कशन कर लेते हैं इसके बेसिस के आधार पे। पहले हम डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होता है ना, इसमें टाइम एलिमेंट सबसे पहला पॉइंट है। तो टाइम एलिमेंट मतलब ये रिलेटेड था पॉइंट ऑफ टाइम से। जैसे आप देखा ना, मैंने आपको किसी आप पॉइंट ऑफ टाइम में जाके ही आप अपना बैंक का बैलेंस चेक करते हो। ऐसा नहीं कि आप रोज रोज जाके, ये डेली का प्रोसेस नहीं है, डेली के प्रोसेस का पार्ट नहीं है। पर फ्लो जो होता है रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पीरियड ऑफ टाइम मतलब डेली है भाई। पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपको डेली ही जाके करना पड़ेगा चेक, या फिर डेली ही जाके आप वो प्रोसेस करते हो। डायमेंशन क्या होती है, इट इज़ नॉट डायमेंशनल, इट इज़ नॉट अ टाइम डायमेंशनल, इट इज़ टाइम डायमेंशनल बिकॉज पर मंथ, पर आवर, पर ईयर। ठीक है, आप पर मंथ ही उस काम को करते हो, पर डे आप उस काम को करते हो, पर आवर उसको काम को करते हो। तो इसलिए ये इसका ये डायमेंशनल है, ये इसका डायमेंशन का टाइम डायमेंशनल है ये। ठीक है, तीसरा है इम्पैक्ट, इट इन्फ्लुएंस फ्लो। और फ्लो क्या करेगा, इट इन्फ्लुएंस स्टॉक। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी आप मान लीजिए आपके पास जो है कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट कितनी है, जितनी ज़्यादा आपने प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी, उतना ही ज़्यादा आपका फ्लो, जो आपका फ्लो के कैटेगरी में आता है यानी गुड्स एंड सर्विसेज, वो आपको उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यानी आपके प्लांट एंड सर्विसेज यानी आपने 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो आपको गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगी, जो कि आप रोज़ प्रोड्यूस करते हो, वो भी इसी अनुसार मिलेंगे। यदि आपने 2,00,000 का कर रखा होगा तो वो ज़्यादा मिलेगा। मतलब जितना ज़्यादा स्टॉक होगा उतना ज़्यादा ही फ्लो बढ़ेगा, यानी इसलिए, और जितना ज़्यादा कम होगा उतने ज़्यादा ही गुड्स एंड सर्विसेज भी कम प्रोड्यूस होंगे। इसलिए स्टॉक जो है फ्लो को इम्पैक्ट करता है, और फ्लो भी उस स्टॉक को कैसे इम्पैक्ट करता है अब एग्जांपल के जरिए समझते हैं। यानी मंथली इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी।
ये दोस्तों बेसिकली जो एग्जांपल है ये आपको समझने थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है। यानी मान लीजिए मंथली इंक्रीज इन सप्लाई हो रही है मनी की, तो इससे क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ मनी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम में जाके देखोगे कि क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी हो गई है एट द एंड, तो वो ज़्यादा हो गई होगी क्योंकि आपने रोज़ आप सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो। ये डेली बेसिस पे आप सप्लाई करते रहोगे तो एट द एंड जब पॉइंट ऑफ टाइम में जाके देखोगे तो आपको मिलेगा कि अरे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई तो बढ़ गई है। तो बस यही है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर। तो आप इससे ज़्यादा परेशान मत होइए, इसे बस थोड़े आप समझ लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। मैंने जैसे आपको बताया था मनी इन बैंक अकाउंट 31 दिसंबर, आप सीधे जाके देखोगे उस दिन के भाई आपके बैंक में कितना पैसा है, वो हो गया आपका स्टॉक। और जब आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा, आपको डेली बेसिस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपका फ्लो का हिस्सा है। यदि आपने उस चेन को बीच में अगर ब्रेक करने की कोशिश करी इंटरेस्ट के लिए, मतलब इंटरेस्ट की जो चेन है आपने ब्रेक करने की कोशिश करी 3 महीने से पहले, तो आपको इंटरेस्ट उस पैसे पे नहीं मिलने वाला। इस जो स्टॉक एंड फ्लो है ना, इसको हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ भी समझने की कोशिश करेंगे, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस चैप्टर के, जो कि है रियल फ्लो और मनी फ्लो। और इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। तो इन टॉपिक से तो मतलब 100% श्योर है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रियल फ्लो से। देखो दोस्तों, रियल फ्लो जो होता है उसे आप समझने के लिए समझ लीजिए बार्टर सिस्टम है। मान लीजिए अभी किसी इकोनॉमी में, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए आप हाउस होल्ड है और ये आपके सामने खड़ी है फॉर्म। तो आप हाउस होल्ड हो तो आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो फॉर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज, यानी अपनी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो। आप अपने लैंड दे सकते हो, आप अपना कैपिटल दे सकते हो, लेबर दे सकते हो, और अपनी आप देखिए दे सकते हो स्किल सेट। इसको अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानना कि फर्म जो है लीगल एंटिटी है, फर्म खुद में एक आदमी है। तो आप उसे क्या दोगे, अपना लैंड दोगे, लेबर दोगे, कैपिटल दोगे और एंटरप्रेन्योरशिप दोगे। इवन अब जो ऑनर है ना, वो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड करेगा। तो उसके बदले में फर्म्स उसे क्या प्रोवाइड करेंगे, देखो अभी मनी तो है नहीं इकोनॉमी में, ऐसा सपोज करके चलो, तो आप क्या दोगे, आपको क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। आप जितना ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करोगे आपको उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। और जो मनी फ्लो होता है ना, इसका जस्ट अपोजिट होता है। मान लीजिए मनी फ्लो जैसे इसका अपोजिट कैसे देखो, मान लीजिए आपने जो फर्म को जो आपने फैक्टर सर्विसेज दी थी, तो उसके बदले में अब आपको क्या मिलेगा, पेमेंट फॉर द फैक्टर सर्विसेज। जो आपने अपनी लैंड दी थी ना, उसके बदले में आपको रेंट मिलेगा। जो आपने लेबर दिया था उसके बदले में आपको वेजेस मिलेंगे। जो आपने अपने कैपिटल दिया था ना, उसके बदले में आपको मिलेगा इंटरेस्ट बेसिकली। और जो आपने अपना एंटरप्रेन्योर स्किल दिया था उसके बदले में आपको मिलेगा प्रॉफिट। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर स्किल आपने दी होंगी उतने ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर स्किल यानी आपने कितना इनोवेशन उसमें करा फॉर्म में, कितने ज़्यादा आपने इनोवेटिव आइडियाज़ आप लेके आए जिससे कि आपको प्रॉफिट आपने बढ़ाने की कोशिश करी। तो ये बेसिकली, और जो हाउस होल्ड होगा वो क्या करेगा, जो उसे गुड्स एंड सर्विसेज उसे मिली थी उसके बदले में क्या करेगा, फैक्टर ऑफ पेमेंट करेगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज के। बेसिकली आपको मनी, ये मनी टर्म्स में यानी आप अपना कुछ जो भी आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो आपको बदले में उसको पैसा मिल जाएगा। और जो भी आप उसे गुड्स खरीदोगे, गुड्स, तो उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा हाउस होल्ड को पेमेंट करना पड़ेगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, और फर्म को पेमेंट करना पड़ेगा फॉर द फैक्टर सर्विसेज। अब ये समझ लीजिए जैसे मनी आ गया इकोनॉमी में, जब मनी इंट्रोड्यूस हो गया तो ऐसे होने लगा। और जब इकोनॉमी में मनी नहीं हुआ करता तो ये ऐसा होता था, प्रोडक्शन ऐसे होता था कि पहले आप अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म को प्रोवाइड करते और फर्म आपको उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज देता। फिर जैसे ही मनी आया तो मनी ने क्या करा, जो आप अपनी लेबर प्रोवाइड करते तो उसके बदले तो आपको मिलने लगे वेजेस। और जब हाउस होल्ड ने सामान खरीदना चालू कर दिया फर्म से, तो उसके बदले वो बेसिकली पेमेंट करने लगे। तो बस यही है। चलिए दोस्तों, इस स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, या फिर उसे हम सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो भी कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है बेसिकली वो एक अनएंडिंग फ्लो होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का किसी भी इकोनॉमी में। इस टॉपिक को सबसे आसानी से आप समझ सकते हो डायग्राम के द्वारा। देखिए डायग्राम में मान लीजिए आप एक हाउस होल्ड है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया था, वो होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बदले में आपको क्या मिलता है, फर्म्स आपको क्या प्रोवाइड करती हैं, फैक्टर पेमेंट्स। अब फैक्टर पेमेंट्स मतलब लैंड के बदले में आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। आप अपनी लैंड प्रोवाइड करोगे तो उसके बदले में आपको फर्म्स जो होंगी रेंट देंगी। आप अपनी कैपिटल प्रोवाइड करोगे तो उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में आपको मिलेगा प्रॉफिट, और लेबर के बदले में वेजेस मिलेगा। अब आप कहोगे सर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप
ये तो दोनों एक मतलब ऑनर ही तो लगाता है ना। तो बेसिकली हम दोस्तों इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में फर्म्स को जो एक अलग लीगल एंटिटी के रूप में मानते हैं, मतलब एक आदमी के रूप में ही मानते हैं। अब मान लीजिए जब आपको फैक्टर पेमेंट मिल गई तो आप क्या करोगे, जो आप क्या करोगे आप, फिर आप एक्सपेंडिचर करोगे गुड्स एंड सर्विसेज को, गुड्स एंड सर्विसेज में आप एक्सपेंडिचर करोगे। अब गुड्स एंड सर्विसेज आपको कौन प्रोवाइड करेगा, फर्म प्रोवाइड करेगा। फर्म आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो, आप उसमें एक्सपेंडिचर करोगे। जब ये जो फ्लो है ना बेसिकली दोस्तों, ये सर्कुलर फ्लो ये चलता ही रहेगा। आप बार बार अपनी फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करते रहोगे, फैक्टर सर्विसेज के बदले में आपको इनकम मिलेगी, बेसिकली फैक्टर पेमेंट मिलेगा। फैक्टर पेमेंट को लेके आप क्या करोगे, फर्म के पास जाओगे जो आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। और गुड्स एंड सर्विसेज में फिर आप क्या करोगे, एक्सपेंडिचर करोगे। तो ये जो प्रोसेस है ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। ये प्रोसेस अगर ख़त्म हो गया तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हम डिप्रेशन कहते हैं बेसिकली। और यही ग्रेट डिप्रेशन की वजह से ही हमने मतलब हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है उदय हुआ था, बेसिकली एक नई ब्रांच बनी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो इसलिए ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, प्रोसेस कभी भी रुकना नहीं चाहिए, और ना ही ये वैसे भी प्रोसेस कभी रुकता है। कम हो सकता है, यदि कम होगा तो उसे हम कहते हैं रिसेशन हो गया, पर ख़त्म कभी नहीं होगा। अब आपने ये पढ़ा होगा जैसे रियल फ्लो, तो रियल फ्लो का मान लीजिए ये आपने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो इसके बदले में आपको मनी के टर्म्स में क्या मिल रहा था, फैक्टर पेमेंट मिल रहा था। फिर आपको फर्म्स ने क्या प्रोवाइड करा रियल फ्लो में, गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके बदले में आपने क्या कर दी, पेमेंट फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है रियल फ्लो का और मनी फ्लो का, तो यही बेसिकली हमारा बन गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा ये बन गया, और इसी को हम सर्कुलरिटी ऑफ फ्लो भी कहते हैं। अब दोस्तों अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं इंजेक्शन और विड्रॉल इकोनॉमी से क्या होते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं कि इंजेक्शन और लीकेजेस क्या होते हैं। देखिए दोस्तों पिछले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। देखिए दोस्तों सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी में यदि हमारी किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से कुछ भी इंक्रीज होता है तो हम उसे इंजेक्शन कहते हैं, और किसी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से हमारा अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो है एरिया जो है अगर डिक्रीज होने लग जाए तो हम उसे कहेंगे ये हमारा लीकेजेस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यदि हमारी इकोनॉमी मान लीजिए 3,000 करोड़ की है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी यदि 3,000 करोड़ की है, यदि हमने कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करी कि जिसकी वजह से 3,000 करोड़ घट के 2,000 करोड़ रह गया, तो हम इसे कहेंगे लीकेजेस। और यदि उसका विपरीत हो जाए, अगर वो मतलब इस बढ़ जाए 3,000 करोड़ से 4,000 करोड़ बन जाए हमारी इकोनॉमी, तो हम इसे कहेंगे कि ये हो गया इंजेक्शन। और वो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। देखिए जब हाउस होल्ड और जो होते हैं फर्म्स जो अपना इन्वेस्ट करने लग जाए अपनी सेविंग को, तो इसे हम कहेंगे इंजेक्शन हो गया। क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। यदि कोई फर्म का ओनर है, मान लीजिए फर्म का ओनर है, और उसने अपनी सेविंग को जो है जो कि बिल्कुल आइडियल पड़ा होता है, वो पैसा किसी भी काम का नहीं था, अब उसने अपने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, अब उसने अपनी प्लांट एंड मशीनरी इस्टेब्लिश कर दी, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, और गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में प्रोडक्शन करेगा। जब और गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करेगा तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्शन करने के लिए, उसे वही 4 फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो फिर उसका वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा। पेमेंट करने की वजह से क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। अब देखो दोस्तों इनकम जनरेट होगी तो फिर क्या होगा, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बनने की वजह से क्या होगा, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो अब एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो यानी इकोनॉमी का जो साइज़ है ना, जो पहले 3,000 करोड़ था वो अब बढ़ के 4,000 करोड़ पहुंच जाएगा। पर इसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा, यदि हम क्या करने लग जाएं, लीकेजेस करने लग जाएं। यदि हम जो हाउस होल्ड और फर्म्स हैं वो जो अपने इनकम को ही सेव करने लग जाएं, यदि मान लीजिए अब क्या हो गया, फर्म्स जो थी, अब जो इन्वेस्टर मान लीजिए जो फर्म का ओनर था, उसने ये करा कि जो उसको प्रॉफिट होता है उसने कुछ उसको इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया उसने। अब क्या होता है, जो पहले प्रोडक्शन करता था 10,000 गुड्स का, वो उसने करना चालू कर दिया 5,000 गुड्स। तो आप देखिए दोस्तों जब 5,000 गुड्स का प्रोडक्शन करेगा तो इसका मतलब क्या है, उसने अपने लेबर को भी कम यूज़ करना चालू कर दिया होगा, उसने अब प्लांट एंड मशीनरी भी कम खरीदना चालू कर दिया होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन ही नहीं होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, लोगों के पास इनकम ही नहीं जाएगी। जब लोगों के पास इनकम नहीं जाएगी तो क्या वो एक्सपेंडिचर कर पाएंगे, वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे। इस वजह से क्या होगा, जो आपकी इकोनॉमी का साइज था 3,000 करोड़ का, वो घट के पहुंच जाएगा 2,000 करोड़ है। मतलब इकोनॉमी का साइज जो जाएगा श्रिंक हो जाएगा। और ऑन द अदर हैंड इंजेक्शन में जो होता है इकोनॉमी का साइज जो होता है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है। तो बस यही है लीकेजेस और इंजेक्शन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को।
चलिए दोस्तों, स्लाइड में हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया कुछ क्वेश्चन को, जिसका आंसर आप खुद भी देने की कोशिश करना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये स्टॉक वेरिएबल है जो भी हमें दिए गए 5, या फिर फ्लो वेरिएबल है। देखिए सबसे पहले पूछा गया है कैपिटल। जो कैपिटल होता है ना दोस्तों, मैंने आपको पहले भी पिछले स्लाइड्स में भी आपको पढ़ाया कि जो कैपिटल होता है वो एक स्टॉक वेरिएबल होता है। स्टॉक वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम में नापा जाता है। जैसे 1 जनवरी को हम देखेंगे कितने हमारी कैपिटल है, फिर हम सीधा एंड में आके देखेंगे 31 दिसंबर को हमारी कितनी कैपिटल है। तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ टाइम में नापा जाता है, इसलिए ये एक स्टॉक वेरिएबल है। ठीक है। दूसरा अब हम देख लेते हैं सेविंग क्या होती है। दोस्तों सेविंग जो होती है बेसिकली वो सरप्लस होती है प्रोडक्शन का ओवर कंजम्पशन। मतलब जितना आपने मान लीजिए आपकी इनकम है, इनकम से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे कंजम्पशन को, तो बच गया आपकी सेविंग। तो ये जो सेविंग होती है बेसिकली आपका एक हर महीने का एक प्रोसेस होता है कि कंजम्पशन एक हर महीने का प्रोसेस है। तो आप देखेंगे हर महीने कि आपका कितना, क्या कहते हैं, कितना आपकी सेविंग हो रही है। तो फिर इस वजह से ये बन जाएगा फ्लो का कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब हम देख लेते हैं वेल्थ क्या होती है। अब वेल्थ जो होती है वो आपकी होती है इनकम। अब बेसिकली आपकी इनकम जो मिलती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मिलती है। ठीक है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मिलेगी तो वो क्या होती है, हमेशा स्टॉक वेरिएबल होता है। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट कैसा वेरिएबल होता है। अब दोस्तों प्रॉफिट जो होता है ये भी एक फ्लो वेरिएबल है। ये फ्लो वेरिएबल इसलिए है क्योंकि जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरे साल भर करोगे उसके बदले ही आपको प्रॉफिट मिलता है, उसके बदले ही आपको रिवॉर्ड मिलता है कुछ। ठीक है। इसलिए ये जो हो जाएगा ये फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। अभी दोस्तों ये रिपीट हो गया तो इसलिए इसे मत ध्यान मत दीजिए। अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। ये 2013 में आपके क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टॉक एंड फ्लो का दोस्तों मैंने आपको पीछे जो स्लाइड्स में पूरा तरीके से डिस्कशन करा है, आप उस स्लाइड को देखिए और पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए और देखिए कि आप उस आंसर को खुद भी दे पा रहे हैं, या फिर अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप स्लाइड से देख सकते हैं उसका आंसर। और तीसरा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ये आपको डिस्कस करना है। ये आपका 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये मैंने आपको पढ़ाया। तो इसको पूरा आपको पहले इसकी थ्योरी लिखनी है जो मैंने लिखवा रखी है, उसके बाद आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी चैप्टर को इसी तरह से डिस्कस करेंगे हम। और आने वाले चैप्टर जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग।